हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। एंड आपका स्वागत है इस जो हमारी सीरीज है इंक्यूबेशन सीरीज, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक्स अभी ठीक नहीं है। और मैं रोहित मंडान आपको इस जर्नी में आपके साथ रहूंगा ताकि आप अपना बिल्ड जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप कर सके अच्छे से और यूपीएससी एग्जाम में टॉप कर सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस पूरे सेशन में हम सेडिमेंट्री रॉक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट। तो एन इंट्रोडक्शन टू दी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड द टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक। आप सभी ने ये क्वेश्चन तो देखा ही होगा क्योंकि यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है। तो प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो इग्नियस रॉक्स पे क्वेश्चन आ हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में सेडिमेंट्री रॉक्स पे बिल्कुल आ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो तब तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो पहले से ही आपको कंसेप्ट और आपको जो कंटेंट है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। और मैं ये कंटेंट जो आपको बिल्डअप करके दे रहा हूं कंप्लीटली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स इंपोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ना चाहिए? जबकि अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ दिस जो सॉलिड अर्थ क्रस्ट है वो कवर है हमारी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री जो इग्नियस रॉक्स है। 95% तो यही कंस्टिट्यूट करता है, बट फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को क्यों पढ़ा जाए? सेडिमेंट्री रॉक्स तो 5% है, वो इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बहुत ज्यादा है हमारे लिए, ह्यूमन सेटलमेंट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो जैसे क्लूज टू द जियोलॉजिकल पास्ट, ओके, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। तो बिकॉज ऑफ दीज इंपोर्टेंस वी हैव टू स्टडी सेडिमेंट्री रॉक। Now look at the how sedimentary rocks provide clues to the or evidence to the geological past। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्यों? Because of the sedimentary rocks act as an interface। बिकॉज ये इंटरफेस की तरह काम करता है। किस किस के बीच में इंटरफेस? जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड आपका एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये इनके बीच का इंटरफेस है, तो यहाँ पे इनके फुटप्रिंट देखने को मिल जाएंगे। अगर कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तो वो फुटप्रिंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अब दूसरा क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में बनती है। जैसे कंटिनेंटल एनवायरनमेंट की हम बात करें, मरीन एनवायरनमेंट की हम बात करें, या ट्रांजिशन एनवायरनमेंट की बात करें, तो जो एनवायरनमेंट्स है वो हमें बताते हैं कि उनका कंपोजिशन कैसा है, टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, फॉसिल इन द सेडिमेंट्री क्या है, ये हमें जियोलॉजिकल पार्ट के बारे में बताएंगे। जैसे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जैसे मड क्रैक्स होंगे, ठीक है, वेव्स की जो टाइप स्ट्रक्चर्स होगा, तो वो हमें बताते हैं कि वो किस एनवायरमेंट्स में बने हुए हैं। ठीक है, एरिड एनवायरमेंट है कि ह्यूमिड एनवायरमेंट है कि पोलर एनवायरमेंट है, तो हमें एनवायरमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पास्ट क्लाइमेट्स के बारे में बताते हैं, पास्ट क्लाइमेट्स कैसा रहा होगा। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में बता रहे हैं, ओशियन एनवायरमेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ओशियन एनवायरमेंट में जैसे जो कोरल रीफ्स है या फिर अदर मरीन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाते हैं, वहां से हम ड्राइव कर सकते हैं कि ओशियन एनवायरमेंट क्या रहा होगा। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं अभी जो टुडे, वो सेडिमेंट्री रॉक को स्टडी करते हैं और उनका जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स का सबसे जो सिग्निफिकेंट पोजीशन है ये लेयर स्ट्रक्चर्स में बनती है। तो वो क्या करते हैं जियोलॉजिस्ट, लेयर की स्टडी करते हैं और फिर वो पास्ट क्लाइमेट्स को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि जो आज सेडिमेंट्री रॉक बनी है वो किस कंडीशन में बनी है, तो उसको पास्ट क्लाइमेट से वो ड्राइव करते हैं और फिर वो स्टडी कर सकते हैं पास्ट क्लाइमेट की। तो ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ना। तो आप देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है। आप देखोगे इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें स्ट्राटा मिलेगा, बहुत लेयर स्ट्रक्चर मिलेंगी। और लेयर क्यों मिलती है? क्योंकि अब क्या है कि प्रत्येक लेयर एक प्रत्येक क्लाइमेट को बता रही होगी। जो क्लाइमेट चेंज हुआ है या किसी सिचुएशंस में वो उसको बताएंगे। कैसे? मान लिया अगर एक एपिसोड्स ऑफ डिपोजिशन, ये वन एपिसोड ऑफ डिपोजिशन है, ये सेकंड एपिसोड ऑफ डिपोजिशन, तो उसको बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए जियोलॉजिस्ट इससे पास्ट क्लाइमेट्स को, एनवायरमेंट्स को, ठीक है, सेडिमेंट्री एनवायरमेंट को रेफर यहाँ से कर सकते हैं। Now, sedimentary rocks record changes because they contain fossils and other clues about the geological past। जैसे fossils है, जैसे अगर ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक्स है तो ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, तो वो किस कंडीशंस में बनी होगी, ठीक है, तो उसका हम बता सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल चेंजेस इन द रॉक, अभी हमने देखा था कि जो वर्टिकल चेंजेस है इन द रॉक टाइप्स रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल चेंज थ्रू द टाइम्स। क्योंकि हर एनवायरमेंट, क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है, ओवर द टाइम पीरियड्स में सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ठीक है, पहले सेडिमेंट एक्यूमुलेशन होंगे, फिर उनका सीमेंटेशन और लिथिफिकेशन होगा। तो वो ओवर द टाइम क्या होता है कि प्रत्येक क्लाइमेट्स को बताते हैं कि किस क्लाइमेट कंडीशन में वो बनी हुई है। नाउ लुक एट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। कोल आपने सभी ने सुना होगा, जो कोल है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो कोल, अगर कोल को आप देखते हो,
अभी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में भी अभी COP26 हुई है, COP26 में भी अभी टारगेट लिया है कंट्रीज ने कि 2015 तक फेज आउट करेंगे, पर अभी इंडिया फेज आउट करने की सिचुएशन में नहीं है। इंडिया ने कहा कि हम फेज डाउन करेंगे बाय 2070 तक, इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे और फिर बाद में फेज आउट की हम सोचेंगे। तो अभी देखिए कि कोल कितना सिग्निफिकेंट पोजीशन अभी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में होल्ड करता है। तो कोल भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। फिर क्रूड ऑयल की बात करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, सेल ऑयल है, यूरेनियम्स है, ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये करते हैं। ऐसा क्यों है कि सेडिमेंट्री रॉक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? ये जो रिजर्वोयर्स है वो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो एक्ट एज एन रिजर्वोयर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेयर स्ट्रक्चर्स। तो लेयर स्ट्रक्चर्स होता है, तो लेयर स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि ये एक तरीके का क्या होता है, ये परमिएबिलिटी इसकी खत्म हो जाती है बिल्कुल। ये इससे कोई भी जो लिक्विड्स होगा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर वाटर, ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, सेडिमेंट्री लेयर्स जो होती है, जो रॉक है वो उसकी तरह काम करते हैं, सरफेस का काम करती है जिससे वाटर को पेनिट्रेट होने से बचाती है, तो ग्राउंड वाटर की तरह काम करेगा। अगर यही सेडिमेंट्री रॉक्स ऊपर आ गई ना किसी गैस के, तो क्या करते हैं, ये उसको गैस को कन्फाइनिंग करती है, प्रेशर्स के थ्रू उसको ऊपर नहीं जाने देती। तो नेचुरल गैस के रिजर्वोयर की तरह काम करता है, ग्राउंड वाटर के रिजर्वोयर की तरह काम करेगा, ठीक है। मेजर सोर्सेज ऑफ द आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज का भी रिसोर्सेज होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वेदरिंग हुई होगी, वेदरिंग से क्या होगा, इरोजन। इरोजन इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, इरोजन करता है सॉर्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आप मिनरल्स देखोगे उनकी सॉर्टिंग होगी और उनको एक्यूमुलेशन, उनका एक पोजीशन पे, एक लोकेशन पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे आयरन और या एल्यूमिनियम और के डिपॉजिट्स हमें जो है एक जगह पे देखने को मिलते हैं। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, आप देखोगे जो फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि जब रॉक साइकिल्स हुई है वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशंस के थ्रू, तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स भी जो है, तो मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक पोजीशन जो है, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। नाउ ओरिजिन, अब हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक का हो जाए। अभी तो हमने देखा है कि इंपोर्टेंस क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स की, हमें पढ़ना क्यों है सेडिमेंट्री रॉक्स, तब हमने देखा कि देखो इतनी इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे ओरिजिन कैसे हुआ सेडिमेंट्री रॉक का। नाउ व्हाट डज सेडिमेंट्री मीन, सबसे पहले हम देखेंगे सेडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है। सेडिमेंट्री का मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मीन्स होता है टू सेटल डाउन, मतलब जो एजेंट्स है इरोजन के, ठीक है, जो इरोजन के एजेंट्स हैं उनसे सेटल डाउन करना। अब इरोजन के एजेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लेशियर्स हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो ये क्या है, एजेंट्स ऑफ द इरोजन के। तो रेफरेंस टू सॉलिड मटेरियल सेटलिंग आउट ऑफ द फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड से क्या हो रहा है, सेटलिंग आउट हो रहा है, चाहे वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वेव है, चाहे वो ग्लेशियर एक्शन है। तो डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल occurs when wind and water currents slow down and has glacial ice melt। तो क्या होता है, विंड इरोजन होता है, ये डिपेंड करता है विंड और वाटर की वेलोसिटी पे। तो जैसे जितना ज्यादा अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। वाटर जैसे स्ट्रीम्स है, अगर मान लिया स्ट्रीम्स हम देखते हैं कि वो अपने सोर्स एरिया में स्ट्रीम्स है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उसके स्टीप एंगल से वो फ्लो करती है, ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई होता है तो वेलोसिटी ज्यादा हाई होती है, तो उसकी, तो वहां पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अगर मान लिया कोई स्ट्रीम्स है, कोई रिवर्स है, अगर वो मान लिया डेजर्ट एरिया से फ्लो कर रही है, जैसे अमेजन रिवर को देखिए और नाइल रिवर को देखिए। अमेजन रिवर का जो फ्लो है वो हमेशा किस क्लाइमेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा ह्यूमिड क्लाइमेट से फ्लो कर रहा है। जबकि नाइल रिवर क्या है, एरिड रीजन से जा रही है इजिप्ट के, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जबकि अमेजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये हम इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्लेशियल आइस मेल्ट होते हैं वो किस तरीके से अपना इरोजन काम करती है। तो जैसे अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हुई तो उसके हिसाब से वो लोड को कम डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या होता है, एक सोर्टिंग का काम करती है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें सेडिमेंट का, जो सेडिमेंट्स थे उनका किस तरीके से वो सेटल डाउन हो रहे हैं। तो जैसे मान लिया अगर इस एरिया में आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटी ने काम किया, लैंडस्लाइड हुआ, क्योंकि जैसे मास मूवमेंट होती है, उसके बाद ग्लेशियर्स ने अपना इरोजन का काम किया, उसके बाद अगर यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हुए तो उसके बाद स्ट्रीम्स हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स जो है लैंडस्केप डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन। तो डिपोजिशन होगा, कुछ डिपोजिशन यहाँ पे होंगे तो डेल्टा बनाएंगे डिपोजिशन के थ्रू। जैसे यहाँ पे ड्यून्स बना रहे हैं, जो विंड है वो जैसे जैसे सैंड ड्यून्स की अब बात करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर से आपको देखने को मिलेंगे कि वो डिपोजिशन कैसे करते हैं, सेडिमेंट का सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा है। नाउ प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन, प्रोसेस क्या है सेडिमेंट्री रॉक के अगर बनने का, तो सबसे पहला प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग का होना बहुत जरूरी है।
तो वेदरिंग आपकी फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है और केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है। फिर है इरोजन, क्योंकि इरोजन नहीं होगा तो फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इरोजन क्या होता है, ट्रांस। तो वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है, वेदरिंग मींस फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल अल्ट्रेशन हो रहा है, बट इरोजन क्या हो रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। फिर डिपोजिशन, डिपोजिशन मींस जो एरोजन के एजेंट है उनसे सेटल डाउन होना, तो सेटलिंग डाउन होकर के फिर जो सेडिमेंट्स है वो सेडिमेंट हो जाते हैं, तो फिर एक लेयर के दूसरे, तो डिपोजिशन में क्या होता है, लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से जब लेयर बनती है तो लोड प्रेशर होकर रिलीज, तो प्रेशर्स के थ्रू क्या होता है, सीमेंटेशन और लिथिफिकेशन हो जाता है, तो फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन का। नाउ एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन के एग्जाम्पल आप सभी ने देखे होंगे, द मड ऑन द फ्लोर ऑफ द लेक, लेक के जो फ्लोर, जो लेक का फ्लोर होता है उस पर बहुत सारा मड जमा होता है, तो वो भी डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। डेल्टा, डेल्टा एट द माउथ ऑफ द रिवर, ये भी डिपोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेवल बार इन दी स्ट्रीम बेड में, तो जो स्ट्रीम बेड होती है उसमें आप देखोगे आसपास में ग्रेवल्स बेड मिलेंगे, जैसे आप हरिद्वार तो आप सभी गए होंगे, जैसे ऋषिकेश में आप गए होंगे, जो गंगा बह रही है बीच में, बट साइड साइड में क्या होंगे, बहुत मोटे मोटे ग्रेवल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो ग्रेवल्स भी क्या है, ये भी डिपोजिशन का होता है, ठीक है। डिपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि ओनली जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उन्हीं का डिपोजिशन होगा, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, वो बड़े बड़े ग्रेवल्स भी हो सकते हैं और फाइन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स इन दी डेजर्ट सैंड, जैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं, ये भी डिपोजिशन का ही एग्जांपल है। इवन हाउस होल्ड डस्ट आर द एग्जाम्पल, आपने सभी देखा होगा रोज हम झाड़ू लगाते हैं, वो भी क्या है, डिपोजिशन का ये एग्जाम्पल है। वो विंड का, जो विंड है उसमें इरोजन एजेंट करता है, तो विंड की जैसे कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप, क्योंकि हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स थ्री टाइप होते हैं, बट क्यों होती है सेडिमेंट्री रॉक्स थ्री टाइप्स की, तो वो डिपेंड करता है बिकॉज देर आर ए वेराइटी ऑफ द वेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेदरिंग आर ट्रांसपोर्टेड, डिपॉजिटेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड रॉक। तो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ वेज है जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स वाई जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो थ्री टाइप्स की होती है। तो वो कौन से थ्री टाइप्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के, टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ठीक है। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक है, अनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है, डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक, डेट्राइटल का मतलब होता है पार्टिकल्स। तो जब वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने से क्या होता है, पार्टिकल्स रिलीज होंगे, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, तो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स रहेंगे। अब डिफरेंट साइज के पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, तो अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन हो रहा है तो उनको बोलते हैं हम डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक। बट केमिकल सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शंस होंगी उसके थ्रू बनता है, जैसे इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोराइट्स होंगे, प्रेसिपिटेशंस होगा, उसके थ्रू जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है वो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जब जो जैसे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है या अदर इन्वर्टिब्रेट्स है वो हेल्प करते हैं, जैसे कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ इज एन एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो ये इस तरीके से दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। नाउ डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक, अब हम पढ़ेंगे डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स, तो डिस्कस दी, इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द प्राइमरी बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशेस अमंग द डेट्राइटल रॉक्स एंड डिस्क्राइब हाउ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ सच रॉक्स माइट बी डिटरमाइन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो व्हाट आर डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक, तो हम देखेंगे डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है। व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स दैट ओरिजिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ओरिजिनेट एंड इज ट्रांसपोर्टेड, ओरिजिनेट एंड ट्रांसपोर्टेड एज सॉलिड पार्टिकल। अगर मान ली कोई वेदरिंग हो रही है, ठीक है, चाहे वो केमिकल वेदरिंग है चाहे वो फिजिकल वेदरिंग है, उसके थ्रू जब ओरिजिनेट हुआ है और ट्रांसपोर्ट हुआ है ऑफ सॉलिड पार्टिकल का, तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट्राइटस का मीनिंग ही सॉलिड पार्टिकल्स है। जब उनका ओरिजिनेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर डिपोजिशन होता है, तो उसके थ्रू जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं हम डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक। तो वो कहीं से भी हो सकता है, वो चाहे मैकेनिकल से हो रहा है चाहे वो केमिकल वेदरिंग से हो रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर सॉलिड पार्टिकल तो केमिकल वेदरिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों से हो सकता है। नाउ व्हाट आर चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक, तो डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक के क्या चीफ कंस्टिट्यूएंट है, तो चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है, हमने देखा था जो वेदरिंग है, चाहे वो केमिकल वेदरिंग है चाहे फिजिकल वेदरिंग है, अगर मान ले क्वार्ट्ज है, ठीक है, अगर क्वार्ट्ज रॉक है तो क्वार्ट्ज रॉक का हमने देखा था कि क्वार्ट्ज रॉक से क्या बनेगा, क्वार्ट्ज
ग्रेन बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वार्ट्स है वो बहुत रेसिस्टेंट है वेदरिंग के। हमने देखा था कि जो वेदरिंग की जो रेसिस्टेंट है वो कैसे डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। जो जितना जल्दी क्रिस्टलाइज होगा वो उतना ही जल्दी वेदर्ड भी होगा। तो जैसे क्वार्ट्स होता है, क्योंकि क्वार्ट्स क्या है, बहुत ही कोर्स ग्रेन, जो यहाँ पे मिनरल्स ग्रेन होते हैं, बहुत ही कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है वेदरिंग के। ठीक है, तो क्वार्ट्स ग्रेन होंगे। अगर मान लिया फेल्डस्पार है तो वहां से क्या मिलेगा? जो फेल्डस्पार होगा उसमें ज्यादातर आपको मिलता है क्ले मिनरल्स। अब मान लिया अगर कोई जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स है, वहां से क्या मिलेगा आपको? जैसे हेमेटाइट, लिमोनाइट मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? चीप कंस्टिट्यूएंट होंगे सेडिमेंट्री। तो क्ले मिनरल्स, जो क्ले मिनरल्स है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो हमारे मिनरल्स है उनका जब वेदर होता है तो क्ले मिनरल्स आपको मिलता है। क्ले मिनरल्स एंड क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्वार्ट्स जो है ये बहुत रेसिस्टेंट है, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही मिलता है। आर द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। clay mineral and quartz are the chief constituent of the most sedimentary rocks of this category। ठीक है, अदर कॉमन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? वो है हमारे जैसे फेल्डस्पार एंड माइका, तो ये भी चीफ कंस्टिट्यूएंट है। तो आपने देख लिया कि क्या क्या चीफ कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। What is the basis of division among the detrital rocks? detrital rocks के बीच में कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि detrital rocks कैसे बनती है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं, फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन से, पहले ट्रांसपोर्टेशन फिर डिपोजिशन होगा। तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवीजन कर सकते हैं detrital rocks में। तो पार्टिकल साइज एक मेजर वो रहेगा कैटेगरीज में। तो किस तरीके से कर रहे हैं हम? पार्टिकल का जो साइज रहेगा, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल है उनके साइज के हिसाब से हम इसमें डिवीजन करेंगे। तो क्या डिवीजन हो सकता है सॉलिड पार्टिकल के? एक चार्ट के थ्रू मैंने उसमें बनाया हुआ है। तो ये चार्ट जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टेट्राइडल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें कैसे हैं। जैसे बोल्डर्स, तो बोल्डर्स का जो साइज रहेगा यहाँ पे, अगर आप बोल्डर का साइज देखते हो ये मिलीमीटर्स है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स नेम है, ये कॉमन नेम दिया हुआ है कुछ पार्टिकल्स को, और ये डेट्राइटल रॉक है। तो हम देखते हैं कि अगर पार्टिकल का जो साइज है, अगर वो 256 मिलीमीटर से, ऐसा जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया हुआ है एक टर्म्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोल्डर टाइप होते हैं। ठीक है, अगर 64 से 256 है तो उसको कोबल्स बोलते हैं। 4 से 460, अगर 4 से 64 है उसको पेबल्स बोलते हैं। उससे नीचे आएगा तो ग्रेनुअल्स होंगे। तो ये पूरे जो इसकी जो पूरी सीरीज है इसका कॉमन नेम दिया हुआ है ग्रेवल। तो ग्रेवल में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बोल्डर्स है, कोबल्स है, पेबल्स है एंड ग्रेनुअल्स है। तो ग्रेवल से बनेगा, ग्रेवल से दो सेडिमेंट्री जो डेट्राइटल रॉक्स है वो बनेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया। अब कहेंगे कि ये दो नाम क्यों दिए गए यहाँ पे? ये दो नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो कॉन्ग्लोमेरेट है, आप देखो, आप बता सकते हो, आप देखो यहाँ पे ये कैसे है, स्पेरिकल इन नेचर में है ना, आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल। बट यहाँ पे आपको देखेंगे ये रेक्टेंगुलर आपको नेचर में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगुलरिटीज है, यहाँ पे स्पेरिक जो सिटी है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब देखते हैं नीचे सैंड। अगर सैंड साइज पार्टिकल से बना हुआ है तो सैंड स्टोन बनती है, ठीक है। अगर मड, ये कॉमन नाम है मड है, बट मड में भी दो तरीके के पार्टिकल साइज हो सकते हैं, सिल्ट हो सकते हैं और क्ले हो सकता है। तो सिल्ट से क्या बनेगा आपका? सिल्ट स्टोन बनता है, हाँ। और अगर क्ले साइज पार्टिकल है उससे बनता है सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि यही बहुत जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो सेल ही डिफाइन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये है क्ले साइज पार्टिकल से। तो किससे बना हुआ है? ये क्ले साइज पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, तो ये एक डिवीजन हुआ है डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स का। ओके, अब देखते हैं व्हाई पार्टिकल साइज इज द बेस ऑफ द, जो डिवीजन हुआ है डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स में, पार्टिकल साइज को हमने बेस क्यों बनाया है वो हम बेस यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा बेस बनाया क्यों है। क्योंकि रीजन हमें हर चीज के पीछे पता होना चाहिए, ठीक है। तो करंट ऑफ द वाटर एयर सोर्ट द पार्टिकल, तो ये बना हुआ है सोर्टिंग। और सोर्टिंग क्या होती है? सोर्टिंग होती है किसी वेट के हिसाब से, पार्टिकल के साइज के हिसाब से। क्या होता है कि क्योंकि जो इरोजन जो एजेंट होते हैं उनकी एक कैरिंग कैपेसिटी है, वाटर की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, विंड की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है। तो सबसे ज्यादा अगर कैरिंग कैपेसिटी में विंड 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 मतलब सॉरी फॉर दैट, अगर मैं इरोजन एजेंट में बताऊं आपको तो किसकी होगी? जैसे अगर मैं विंड को लेता हूं, वाटर को लेता हूं और ग्लेशियर, तो आप किसकी बताएंगे सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी किसकी है? सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी है ग्लेशियर की। ये ऐसा पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ग्लेशियर की होते हैं। ग्लेशियर क्यों होता है? आप कहेंगे ग्लेशियर तो मूव ही नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लेशियर क्या है? मूविंग बॉडी है ये ग्लेशियर।
और ये मूविंग बॉडी होती है, बहुत लार्ज मास होता है। और लार्ज मास क्या होता है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप इसको मतलब ऐसे देख नहीं सकते, ठीक है। बट क्या होता है कि इसको बहुत सारे टाइम पीरियड में क्या होता है, इसको करना होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है ये चल रहा है। तो क्या होता है, बहुत ही बड़ा मास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है, नोटिसेबल नहीं है। तो क्योंकि बहुत बड़ा मास होता है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो बड़े पार्टिकल्स आप देखोगे, बहुत बड़े बड़े आपको बोल्डर्स मिलेंगे, तो वो सब किसका काम है, वो ग्लेशियर का काम है, ठीक है। फिर उसके नंबर पे आता है वाटर, और फिर आता है विंड। तो ये इस तरीके का ये सीक्वेंस है। तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इरोजन एजेंट क्या कर रहे हैं, इरोजन एजेंट काम कर रहे हैं सोर्टिंग का। तो ये सोर्ट करते हैं, सोर्टिंग मीन उसके पार्टिकल के जो साइज है उसके हिसाब से उसको सोर्टिंग करेंगे। और दैट्स वाई पार्टिकल साइज को बेस बनाया है डिवीजन का, डेट्राइडल सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द करंट, जितना करंट स्ट्रॉन्ग होगा, द लार्जर द पार्टिकल साइज दैट कैन बी कैरिड, वो उतनी दूर तक ही ट्रैवल करेगा। तो विंड क्या, किसी बोल्डर्स को अगर हम देखेंगे, क्या बोल्डर्स को वो ट्रैवल करा सकती है, नहीं करा सकती। बट अगर वाटर होगा वो कराएगा। बट अगर वाटर में भी अगर बहुत बड़ा बोल्डर साइज हो गया तो उसको भी ट्रैवल नहीं करा सकता, वो ग्लेशियर ट्रैवल कराएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेल। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में हम वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेल। तो सेल सेडिमेंट्री रॉक्स को हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से यूपीएससी में अगर मैं बताऊं आपको, पीटी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है सेल के ऊपर, क्योंकि सेल क्या है, अभी आने वाला रिसोर्सेज है हमारे पास, एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। कन्वेंशनल, अच्छा आप बताइए क्या ये कन्वेंशनल होगा कि नॉन कन्वेंशनल होगा, नहीं, ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल वो होते हैं जो ऑर्डिनरी जो टेक्नोलॉजी होती है, जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, जैसे कोल है, कोल का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो चला आ रहा है। बट सेल के लिए क्या होगी, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, और ये फ्यू कंट्रीज के पास ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास अभी सेल की टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इंडिया के पास सेल के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, जैसे गोदावरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, आपको सेल के बहुत ज्यादा वहां पे मिलेंगे रिसोर्सेज। बट इंडिया अभी क्या करे, जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी ने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है सेल के एक्सट्रेशन का, तो यहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज है। इंडिया का ये फ्यूचर जो है पोटेंशियल रिसोर्स है एनर्जी का। अगर हमें कोल पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है तो सेल पे हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए सेल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है। सेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक। तो कुछ ही लोगों को पहले पता होगा इससे पहले कि सेल सेडिमेंट्री रॉक है। यस, सेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक। सेल इज सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्टिंग ऑफ द सिल्ट एंड क्ले साइज पार्टिकल। जैसे मैंने बताया था ना, सिल्ट से क्या होता है, सिल्ट स्टोन बनता है, बट इसमें जो मेजोरिटी होगी वो क्ले साइज पार्टिकल्स की मिलेगी। और क्ले साइज पार्टिकल सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं अगर पार्टिकल साइज की बात करें, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। तो दीज आर फाइन ग्रेन्ड डेट्राइटल रॉक्स अकाउंट फॉर वेल ओवर हाफ ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। मतलब अगर सेडिमेंट्री रॉक्स में बात करें तो 50% सेडिमेंट्री रॉक में सेल है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो और 50% भी अकाउंट कर रही है, तो इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी होगा। तो अब देखते हैं इसको, जब पढ़ना जरूरी है तो पढ़ते हैं। हाउ डज सेल फॉर्म। अब देखेंगे सेल बनता कैसे है। हाउ डज सेल फॉर्म। द टीनी ग्रेन्स, जो टाइनी ग्रेन्स होते हैं, द टाइनी ग्रेन्स मींस कलेजा साइज जो पार्टिकल्स होते हैं, सेल इंडिकेट दैट की डिपोजिशन एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल सेटलिंग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सेल के बनने में, क्योंकि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स फाइन्स होंगे उनका डिपोजिशन होना, सेटल डाउन होना उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही टिपिकल होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा तो डिस्टर्बेंस, अगर हल्का सा भी कोई इरोजन एजेंट आएगा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होगा, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर मान लिया किसी लेक है, तो लेक में अगर डिस्टर्बेंस है लेक में, तो वहां पे भी डिपोजिशन नहीं होगा। बट जैसे कुछ लेक होती है जो सेपरेट लेक्स होती है, जिनमें बहुत ही शांत वाटर होता है, क्वाइट वाटर होता है, तो वहां पे डिपोजिशन धीरे धीरे से होगा। तो रिवर्स जो वैली होंगी उनमें डिपोजिशन नहीं हो सकता बहुत फाइन पार्टिकल्स का, ये डीप ओशियंस में होगा, ठीक है। जो जहाँ पे डेल्टा बनेगा वहां पे नहीं होगा इस तरीके का डिपोजिशन, ठीक है। जो टाइनी ग्रेन्स है इन सेल्स में, वो क्या इंडिकेट करते हैं, दैट डिपोजिशन सेकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल सेटलिंग, बहुत ही धीरे धीरे इसकी सेटलिंग होती है, एंड फॉर्म रिलेटिवली क्वाइट नॉन टर्बुलेंट करंट्स में। तो जहां जहां नॉन टर्बुलेंट करंट होगा वहीं पर सेल बनेगा। तो सच एनवायरमेंट इंक्लूड, जैसे लेक होंगी, लेक में भी इस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। फ्लड प्लेन्स होंगे, जैसे रिवर्स है, तो रिवर जैसे सीजनल क्या होता है, फ्लड आती है, तो फ्लड के बाद क्या होता है, रिवर क्या होता है, रिसीड कर जाती है। तो जैसे रिसीड करा तो उसके बाद में डिपोजिशन हो जाता है, तो रिवर फ्लड प्लेन में आपको मिलेगा, लेगून्स में आपको मिलेगा, ठीक है। पोर्शन ऑफ दी जो डीप ओशियंस बेसिन होंगे वहां पे भी होगा,
इस तरीके का। तो ये कैसे सेल कैसे बनती है, जो टाइनी ग्रेन्स होते हैं सेल्स में उनका ग्रेजुअल सेटलिंग होता है, उसके थ्रू सेल का फॉर्मेशन होता है। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक प्रोवाइड। अच्छा, जो केमिकल कंपोजिशन है रॉक का वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। वन एग्जाम्पल इज लाइक जैसे ब्लैक सेल है, ठीक है। तो ब्लैक सेल हमें क्या बता रहा है, ब्लैक सेल हमें बता रहा होगा कि इसमें जो कंपोजिशन है क्या कंटेन कर रहा है, अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर्स है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें कार्बन का जो कंसेंट्रेट है वो ज्यादा है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो किस जो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट है वो बना होगा, किस सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट बना होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन सच रॉक इज फाउंड इट इज स्ट्रांगली इंप्लाइज दैट डिपोजिशन occurs इन ए ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट। अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट होता तो क्या होता, पूरा डिकम्पोजिशन हो गया होता। तो ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट है तो तभी तो ब्लैक सेल्स में आपको ऑर्गेनिक जो कंटेंट है मैटर है वो मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जब आप इंग्लिश रॉक को देखते हो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपको कंटेंट मिलेगा जो फोसिल्स होंगे। तो फोसिल आप पूछ सकता है वो कि विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स में फोसिल कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक में होगा। तो इस तरीके से हम देखा कि जो केमिकल कंपोजिशन होगा रॉक्स का वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। इससे हम जो एनवायरमेंट होगा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन का वो हम बता सकते हैं। ना ये देखिए, ये जैसे इसमें कंटेंट है तो इसमें दिखाया हुआ है ना साफ साफ कि जैसे इसमें फोसिल, जैसे ये पत्ती है ना, लीव्स है, जो इसमें फोसिल कंटेंट दिखाया गया है कि अभी देखो कि ये, और जो ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट है उसमें बना हुआ है। तो ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट है तो इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई इसमें जो है रिमेन्स आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स के। ये ब्लैक सेल का एग्जांपल है। ओके, व्हाई जियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब सेल वीक सेडिमेंट्री रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, बट फिर भी आप देखोगे कि क्योंकि बहुत ज्यादा जितना भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमने सेडिमेंट्री रॉक्स का देखा था अभी तक, वो सब किसका है, सेल का ही देखने को मिला। जैसे चाहे वो वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो नेचुरल गैस को ट्रैप करके रखा हुआ है विद इन दी बीनीथ दी अर्थ, तो वो सब सेल का ही कमाल है। बट फिर भी जियोलॉजिस्ट इसको सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत वीक मानते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत ही जो टाइनी ग्रेन्स होता है उसके डिपोजिशन से बनता है। अगर टाइनी ग्रेन का डिपोजिशन हुआ है, अगर टाइनी ग्रेन का डिपोजिशन हुआ है, बहुत सारे टाइनी ग्रेन्स है, अगर उनका डिपोजिशन हुआ है ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो पोर स्पेस होता है, जैसे जैसे सेडिमेंट जो है ऐड होता चले जाएगा, तो जैसे जैसे सेडिमेंट होगा ऐसे ऐसे लोड बढ़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, सीमेंट जो इसका लिथिफिकेशन होता है, तो लिथिफिकेशन होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पोर स्पेस होते हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं रहते। पोर स्पेस क्या होते हैं, लिथिफिकेशन के थ्रू, प्रेशर के थ्रू पोर स्पेस सारे भर जाते हैं, तो जो सीमेंटिंग एजेंट्स होता है वो इसमें एंटर नहीं कर पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अगर इसमें सीमेंटिंग एजेंट पेनिट्रेट नहीं करेगा तो क्या होता है, जो सेल होते हैं वो वीक होती है। तो इसलिए जो आप सेल को देखोगे ना, सेल के क्या होते हैं, बहुत ही आप इसको लेयर में ब्रेक हो जाती है, इसको ये लेयर में ब्रेक हो जाती है। इसको देखते हैं आप कैसे, ए सिल्ट एंड क्ले, ए सिल्ट एंड क्ले एक्यूमुलेट, दे टेंड टू फॉर्म इन थिन लेयर्स, तो वो थिन लेयर्स में फॉर्म होते हैं, ओवर द टाइम पीरियड क्या होते हैं, थिन लेयर बनाते चले जाते हैं। तो इनिशियली द पार्टिकल्स इन द लैमिना आर ओरिएंटेड रैंडमली। पहले तो क्या होता है कि अगर मान ली डिपोजिशन हुआ है रैंडमली हुआ है, बट धीरे धीरे जैसे डिपोजिशन होता चले जाएगा, प्रेशर बढ़ता चले जाएगा, तो वो उसकी जो रैंडम ओरिएंटेशन है उसको एक जो है ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। तो दिस डिसऑर्डरली जो अरेंजमेंट है लिव हाई परसेंटेज ऑफ द ओपन स्पेस कॉल्ड पोर स्पेस। इस पोर स्पेस में क्या होता है, वाटर फिल होता है। बट जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो दिस सिचुएशन यूजुअली चेंजेस ओवर द टाइम एज एडिशनल लेयर ऑफ द सेडिमेंट पाइल्स अप एंड कॉम्पैक्ट द सेडिमेंट बिलो। तो सेडिमेंट जो बिलो होता है उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, तो जो पोर स्पेस होता है वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो सीमेंटिंग एजेंट होता है वो एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, तो हाउ दिस हैपन, ये हुआ कैसे। अगर आप इसको देखोगे तो ड्यूरिंग दिस फेज जो ये इसका जो कंपैक्शन हो रहा था, उस फेज में क्या हो रहा है कि जब द क्ले एंड द सिल्ट पार्टिकल्स टेक ऑन मोर नियरली पैरेलल अलाइनमेंट। तो मान लिया अगर ये क्ले साइज हम देखें इसको इस तरीके से है, तो क्या होता है, पैरेलल अलाइनमेंट हो जाता है उनका सबका इस तरीके से। तो क्या होता है, बीच में इसका जो पोर स्पेस होता है वो खत्म होता है, तो इसमें क्या होता है, सीमेंटिंग एजेंट ऐड नहीं हो पाता, तो इसलिए सेल क्या होते हैं वो लेयर स्ट्रक्चर में बहुत ही टूट जाती है। ठीक है, दिस रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट हुआ है ऑफ ग्रेन्स का, रिड्यूस द साइज ऑफ द पोर स्पेस एंड फोर्स आउट मच ऑफ द वाटर, वाटर को क्या करती है, फोर्स आउट कर देती है। नाउ देन व्हाट मेक्स सेल वीक। तब हमने देखा कि ठीक है इसमें हो रहा है, बट वीक क्यों बनी वो, ऐसा क्या हुआ कि सेल वीक हो गई।
वंस ग्रेन आर प्रेस क्लोजली, जब वो प्रेस होते हैं क्लोजली टुगेदर, द टाइनी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डू नॉट रेडली परमिट सॉल्यूशन कंटेनिंग सीमेंटिंग मटेरियल्स टू सर्कुलेट। अगर सीमेंटिंग मटेरियल सर्कुलेट नहीं होगा तो फिर जुड़ेंगे कैसे, ठीक है, उनमें बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन कैसे करेगा। तो देयरफॉर जियोलॉजिस्ट ऑफन डिस्क्राइब सेल एज बीइंग वीक बिकॉज दे आर पुअरली सीमेंटेड एंड देयरफॉर नॉट वेल लिथिफाइड। क्या होते हैं, पुअरली सीमेंटेड होते हैं, इसलिए वेल लिथिफाइड नहीं होते, इसलिए इनको जियोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं कि जो ये है ये वीक सेल होते हैं। आप देखिए ये सेल का एग्जांपल है, और किस तरीके से जो सेल है वो कैसे एक लेयर में टूट जाता है, पूरा पूरा आप देखोगे किस तरीके से वो लेयर में टूट जाता है। क्यों? बिकॉज सेल क्या होते हैं, वीक होते हैं, उनमें प्रॉपर वो नहीं होता, उनका सीमेंटिंग एजेंट एंटर नहीं कर पाता, तो इसलिए वो टूटते रहते हैं। नाउ व्हाई सेल्स आर द प्राइमरी रिजर्व ऑफ द ग्राउंड वाटर पेट्रोलियम ऑयल etc। हमने देखा था कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, बट ऐसा क्या है सेल के अंदर कि सेल प्राइमरी रिजर्वोयर बन जाता है ग्राउंड वाटर के लिए और पेट्रोलियम ऑयल के लिए। आओ चलो इसको देखते हैं क्यों ऐसा होता है। द इनएबिलिटी ऑफ द वाटर, द इनएबिलिटी ऑफ द वाटर टू पेनिट्रेट सेल माइक्रोस्कोपिक पोर स्पेस। अभी हमने देखा कि जो सेल का फॉर्मेशन हुआ उसमें क्या हुआ है कि सेल जो टाइनी जो ग्रेन्स थे वो किस तरीके से कॉम्पैक्ट हुए हैं, तो उनमें जो ओपन जो पोर स्पेस था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर क्या होता है, इनेबल हो जाता है टू पेनिट्रेट द सेल माइक्रोस्कोपिक। ओके, एक्सप्लेन दिस व्हाई रॉक ऑफन फॉर्म्स बैरियर टू द सब सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो दिस इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी जो सब सरफेस मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। एंड पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं उनको भी उनकी जो मूवमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो इंडीड वास्तव में rock layers that contain groundwater are commonly underlain by the shale beds that block further downward movement। ओके, तो क्या होता है, जो सेल बेड्स होते हैं वो इनकी जो मूवमेंट होती है पेट्रोलियम ऑयल की और ग्राउंड वाटर की उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। दैट्स वाई ये एक रिजर्वोयर का काम करता है, नेचुरल रिजर्वोयर है। सेल, मडस्टोन एंड सिल्टस्टोन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। हमने देखा था कि जो डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक होती है उनमें पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है। ये हमारी क्या है, डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक है, तो सेल जो है वो क्ले साइज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, मडस्टोन जो है मड साइज से और सिल्टस्टोन जो है वो सिल साइज से बनी है। तो सेल मस्ट एग्जिबिट द एबिलिटी टू स्प्लिट इनटू थिन लेयर। जो सेल होता है उसमें उसकी क्या एबिलिटी होती है, द सेल मस्ट एग्जिबिट द एबिलिटी टू स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स अलोंग वेल डेवलप्ड क्लोजली स्पेस प्लेन। तो क्या होता है कि वो एक प्लेन के थ्रू क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेकेबल हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिजाइलिटी। तो जो सेल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिजाइलिटी है। फिजाइल का मतलब दैट विच कैन बी चैप्ड और स्प्लिट, जिसको स्प्लिट कर सके, ठीक है, ये होता है इसकी। बट मडस्टोन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मडस्टोन क्या होता है, मडस्टोन फिजाइलिटी को नहीं करता, बल्कि इसमें भी क्लेसाइज पार्टिकल्स हो सकता है बट उसकी फिजाइलिटी नहीं होती। तो सेल और मडस्टोन में ये डिफरेंस होता है। और सिल्ट स्टोन में पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है, क्योंकि सिल्ट साइज जो पार्टिकल होता है उससे बना होता है। देन व्हाट इज मडस्टोन, इफ द रॉक ब्रेक्स इनटू चंक्स। तो क्या होता है, जो इसमें जो मडस्टोन होता है इसमें क्या होता है, चंक्स में टूटता है, ब्लॉक्स में टूटता है, मतलब वो इस तरीके से प्लेन पे ब्रेकेबल नहीं होता, फ्रिजाइलिटी नहीं होती, उनमें चंक्स और ब्लॉक्स में टूटता है, उसको हम बोलते हैं मडस्टोन, ठीक है। सिल्ट स्टोन, एज इट्स नेम इंप्लाइज, सिल्ट स्टोन इज कंपोज लार्जली ऑफ द सिल्ट साइज पार्टिकल्स। सिल्ट साइज पार्टिकल से जो बना हुआ है उसके सीमेंटेशन और कंपैक्शन से वो बनता है सिल्ट स्टोन। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये सेल है। तो जैसे आप सेल को देखते हो तो ये क्या होता है, फिजाइलिटी, ये इस प्लेन पे, तो क्या होता है, प्लेन पे फिजाइलिटी आपको शो करेगा। जबकि जो मड स्टोन सिल्ट स्टोन होंगे उसमें जब आप ब्रेक करोगे तो जैसे अगर आप ऊपर से भी गिराओगे दोनों को, अगर दो रोक है आपके पास, अगर ऊपर से आप गिराओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अगर दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सेल है और कौन सी मड स्टोन और सिल्ट स्टोन है। तो ये कैसे होगा, ये चंक्स में ब्लॉक्स में टूटेगा, जबकि ये प्लेन पे टूटेगा। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट दोनों को कर सकते हैं। Now, why shale does not usually attract as much notice as other less abundant member of this group? अच्छा, सेल क्यों ऐसा नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेल होते हैं बहुत वीक होती है। तो मान लिया अगर किसी ये रिवर्स बेड्स के किनारे में अगर मिलती है, जैसे ग्रैंड कैनियन फेमस है यूएसए में,
अगर उसके साथ मिलती है तो क्या होता है, बहुत इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। तो इजीली ब्रेकेबल होने से क्या होता है कि जो आउटक्रॉप स्ट्रक्चर जिन इनको बोलते हैं वो नहीं मिलते। तो जब आउटक्रॉप स्ट्रक्चर नहीं होते तो इतने नोटिसेबल नहीं आती है जियोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इसको ये नोटिसेबल नहीं होता इतना। तो सेल डज नॉट फॉर्म प्रोमिनेंट आउटक्रॉप, जैसे हमने बोला ना, ये प्रोमिनेंट आउटक्रॉप नहीं बनाते एज सैंडस्टोन बनाएगा और लाइमस्टोन बनाएगा ऑफन। तो रेदर सेल क्रम्बल्स इजिली एंड यूजुअली फॉर्म्स ए कवर ऑफ सोइल दैट हाइड्स द अनअर्थ रॉक बिलो। तो इस तरीके से बनाता है इसको। देख एग्जाम के थ्रू, इसको डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये देखिए क्या है, अगर आप, ये ग्रैंड कैनियन है यूएसए में, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ग्रैंड कैनियन को, तो ये बेड ऑफ रेसिस्टेंट सैंडस्टोन्स एंड लाइमस्टोन्स का आप देखने को मिलेगा ये। बट क्या होता है कि जो सेल होता है वो इस तरीके से क्या होता है, इजीली ब्रेकेबल हो जाता है और जो नीचे रॉक होते हैं उसको कवर कर लेता है। तो वीक पुअरली सीमेंटेड सेल्स, क्योंकि क्या है पुअरली सीमेंटेड है तो वेदर बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो प्रोड्यूस जेंटलर स्लोप्स वेदरिंग डेब्रिस। तो इसमें आपको जेंटलर स्लोप वेदरिंग डेब्रिस मिलेगा, दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस इतना वो नहीं होता है, नोटिसेबल नहीं होते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर नोटिसेबल नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अब हम देखेंगे सैंडस्टोन को। तो ये भी डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक्स ही है, ठीक है। पहले हमने देखा था सेल को, ठीक है। अब देखेंगे सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन होता है क्या, व्हाट इज सैंडस्टोन? तो सैंडस्टोन इज द नेम गिवन टू रॉक्स इन विच सैंड साइज रेंज, क्योंकि हमने तो डेट्राइटल सेडिमेंट्री उसको हमने देखा हुआ है, पार्टिकल साइज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो सेल्स में क्ले साइज होता है, तो सैंडस्टोन में हमने देखा है जैसे नेम इंप्लाइज कर रहा है तो सैंड साइज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी है जैसे सैंड साइज ग्रेन्स predominates। तो आफ्टर सेल सैंडस्टोन इज द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स है। हमने देखा था कि जो सेल्स है वो 50% तक अकाउंट कर रही है पूरे अगर सेडिमेंट्री रॉक्स को देखा जाए। उसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट है लगभग 20% जो है एंटायर ग्रुप का, वो क्या है, सैंडस्टोन है। तो ऐसा जो है सैंडस्टोन दिखता है आपको, देखेगा इसमें सैंड साइज पार्टिकल्स होंगे ना। तो आपने देखा होगा जो सैंड होता है ना, सैंड इस तरीके के, तो ये सैंड साइज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके। वाई पार्टिकल साइज इज वेरी इन सैंडस्टोन रॉक? सैंडस्टोन रॉक में क्या होता है, पार्टिकल साइज वेरी क्यों करता है? ऑब्वियस है कि इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सॉर्टिंग। क्योंकि हमें पता है कि जो इरोजन के एजेंट्स है, जैसे वो विंड हो सकता है, वाटर है या ग्लेशियर है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि सॉर्टिंग के हिसाब से क्या होता है, इसमें पार्टिकल साइज वेरी करता है। अब जैसे इसको देखिए, ये एक सॉर्टिंग का डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, अगर आप इस चीज को देखोगे पहले वाले पोर्शन को, ये क्या है, वेरी पुअरली सॉर्टेड। वेरी पुअरली सॉर्टेड मीन्स आपको मिक्सचर यहाँ पे मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज का। तो ये पुअरली सॉर्टेड हुआ, जैसे ये है, ये कहाँ पे मिलेगा, इस तरीके की सिचुएशन में कहाँ पे मिलती है, ये सोर्स पे मिलेगी जहाँ पे वेदर हुआ है। तो इसका मतलब जो रोक, जो डेब्रिस है रोक के, वो ज्यादा ट्रेवल नहीं किया हुआ है, तो ये सोर्स पे आपको मिलेगा। बट जब धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो वाटर के थ्रू है, चाहे वो अदर जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं उनके थ्रू है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेट के हिसाब से पार्टिकल साइज क्या होंगे, उनकी सॉर्टिंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए ये पुअरली सॉर्टेड से, उसके बाद वेल सॉर्टेड, और ये होगा वेरी वेरी वेल सॉर्टेड, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि सॉर्टिंग की वजह से क्या होता है, जो सैंड स्टोन होता है उसमें पार्टिकल साइज वेरी कर सकता है, क्योंकि सैंड साइज पार्टिकल्स होता है। तो सैंड साइज पार्टिकल की क्या एक रेंज है, तो सॉर्टिंग के हिसाब से वो वेरी करेगा। तो रोक विद, अगर इस तरीके के होता है, रोक विद पार्टिकल्स दैट आर नियरली ऑल द सेम साइज, इसको वेल सॉर्टेड बोलते हैं। तो ये होता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग किस पे डिपेंड करते हैं, वो जो इरोजन के एजेंट्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं, उन पे डिपेंड करती है। तो ये देखिए इस तरीके का, ये कैसी है, आप क्या बता सकते हैं कि वेल सॉर्टेड है, पुअरली सॉर्टेड है? तो ये दिख ही रहा है, क्योंकि ये पुअरली सॉर्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिक्सचर्स मिलेगा, है ना, ग्रेवल्स का भी, बोल्डर्स का भी, अदर सैंड साइज पार्टिकल्स का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट एक्चुअली डिग्री ऑफ सॉर्टिंग टेल्स अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिग्री ऑफ सॉर्टिंग होती है वो हमें क्या बताती है, क्या हम इससे इन्फर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। तो वी कैन लर्न मच अबाउट द डिपोजिटिंग करंट। अब डिपोजिटिंग करंट, चाहे वो विंड हो सकता है, स्ट्रीम्स है, या कोई भी रिवर्स है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं कि क्या उसका डिपोजिटिंग करंट रहा होगा। अगर वेल सॉर्टेड है, बहुत ही ज्यादा वेल सॉर्टेड है, तो जो विंड होते हैं ना, विंड का जितना भी पोर्शन होता है वो क्या करता है, वेल सॉर्टेड करता है। बट ग्लेशियर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इतना ज्यादा सॉर्टेड नहीं कर सकता, वो पुअरली सॉर्टेड करेगा। और जो स्ट्रीम्स होती है और रिवर्स होती है, वो जो होती है वो बीच में रहेगा, पुअरली से लेकर के वेल सॉर्टेड तक।
तो डिपॉजिट्स ऑफ विंड ब्लोन सैंड्स आर यूजुअली बेटर सॉर्टेड होते हैं देन डिपॉजिट सॉर्टेड बाय द वेव एक्टिविटी। तो वेव एक्टिविटी तो इतने नहीं होते। आप सैंड ड्यून्स को देखिए, सैंड ड्यून्स आप जब देखा होगा आपने, आप गए होंगे जैसे राजस्थान में, आपको देखने को मिलेगा सैंड ड्यून्स, तो वहां पे पार्टिकल जो साइज होंगे बिल्कुल जो है सेम, तो वो क्या होता है, बहुत ही वेरी वेल सॉर्टेड आपको देखने को मिलेगा। Particles washed by waves are commonly better sorted than the material deposited by the streams। और स्ट्रीम्स उस ज्यादा सॉर्टेड किससे ज्यादा अच्छा सॉर्टेड करेगी, वो ग्लेशियर से ज्यादा सॉर्टेड अच्छा करेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या क्या जो एजेंट्स हैं उनके हिसाब से सॉर्टिंग होती है। तो सॉर्टिंग से हम क्या बता सकते हैं, डिपोजिटिंग करंट को बता सकते हैं कि डिपोजिटिंग करंट क्या रहेगी। सेडिमेंट्स accumulations that exhibit poor sorting। अगर मान लीजिए सेडिमेंट एक्यूमुलेशन पुअर sorting है, usually result when particles are transported for only a relatively short distance। तो हमने देखा कि तो डिपोजिटिंग करंट हमने देखा कि डिपोजिटिंग करंट के बारे में बता रही है। दूसरा अब हम इसमें देख रहे हैं वो डिस्टेंस के बारे में बता रही है ना, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो अगर पुअरली सॉर्टेड है, पुअर सॉर्टिंग है, तो ट्रांसपोर्टेड हुआ है फॉर ओनली रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के। अगर वेरी वेल सॉर्टेड हुआ होगा तो बहुत दूर तक, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन जो हिस्ट्री रही होगी उसकी बहुत ज्यादा उसने ट्रेवल डिस्टेंस की होगी। एंड देन रैपिडली डिपोजिटेड हुआ होगा। मतलब जैसे जो स्ट्रीम्स होती है, अगर हम स्ट्रीम्स की बात कीजिए, माउंटेन्स एरिया में स्ट्रीम्स की बात कीजिए, तो जहाँ पे बहुत ही उसकी जो स्पीड होती है स्ट्रीम्स की बहुत हाई रहती है, तो क्या करेगी वो बोल्डर्स, लार्ज साइज बोल्डर को भी ट्रेवल कर लेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्टीप ग्रेडियंट्स होता है। बट जब प्लेन एरिया में रिवर एंटर करेगी, तो प्लेन रिवर में क्या होगा, प्लेन एरियाज में आपको बोल्डर्स नहीं ट्रेवल कर पाएंगे, तो फिर उसमें क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स को ही वो ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, जैसे आप डेल्टा को देखिए, क्या डेल्टा में बोल्डर आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे डेल्टा में बोल्डर, क्यों, उसी वजह से नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टर्बुलेंट स्ट्रीम reaches the gentler slope at the base of the steep mountains, its velocity quickly reduces and poorly sorted sands and gravels are deposited। ऋषिकेश तो आप सभी जो है राफ्टिंग करने गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, आपको पुअरली सॉर्टेड वहां पे मिलेगा, क्योंकि माउंटेन एरिया से वो प्लेन्स एरिया में जैसे एंटर करती है तराई रीजन में, तो आपको बोल्डर्स मिलेंगे। तो तराई रीजन की जो फीचर्स होगी बोल्डर्स की फीचर्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पुअरली सॉर्टेड से डिस्टेंस का पता चल जाएगा। ठीक है, डिपोजिटिंग जो करंट्स होंगी उसका हम बता सकते हैं। ठीक है, ये तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ये एग्जांपल कहाँ का है, येलो क्लिफ्स ऑफ ऊटा, ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है, नेशनल पार्क एक्सपोज थाउजेंड्स ऑफ फीट जुरासिक एज नवेजो सैंडस्टोन, तो ये भी सैंडस्टोन का ही एग्जांपल है यूएसए में। ठीक है, ये क्या है, ये आपको ग्रेट सैंड ड्यून्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल साइज है, सॉर्टिंग को हम बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें सैंडस्टोन में मिलता है। तो सैंडस्टोन में ये पार्टिकल साइज क्या रहा होगा, पिछले वाला आपने देखा उसमें पार्टिकल साइज, तो दोनों में वेरी कर रहे थे ना, तो डिपेंड करता है सॉर्टिंग पे। नाउ हाउ द शेप ऑफ द सैंड ग्रेन कैन आल्सो हेल्प इन decipher द हिस्ट्री ऑफ द सैंडस्टोन। तो हमने देखा जैसे टाइम को बता सकता है वो, है ना, टाइम हिस्ट्री को बताएगा, डिस्टेंस को बताएंगे, एंड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट को बता सकता है ना। तो हमने देखा कि वो टाइम कितना रहा होगा, कहाँ से कहाँ गया होगा, डिस्टेंस देख सकते हो, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, तो ये चीजें हम तीनों डेसिपर उससे कर सकते हैं इजिली। अब देखेंगे एंगुलरिटी एंड स्पेरिसिटी, ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन और टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो आप देखोगे जैसे अगर ये वेदर हुआ है, तो अगर कोई भी रॉक वेदर हुई होगी तो उसकी हाई स्पेरिसिटी होगी। ठीक है, कैसी होगी, हाई स्पेरिसिटी, और लो स्पेरिसिटी यहाँ पे होगा। बट जैसे जैसे वो ट्रेवल करेगी तो आप देखो राउंडेडनेस बढ़ जाएगी। कैसा हुआ, राउंडेडनेस हो गया, जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा राउंडेड। तो हम इसकी शेप से भी बता सकते हैं, जो शेप रही होगी उससे हम बता सकते हैं उसकी टाइम, उसने कितना ट्रेवल किया होगा। ठीक है, उसका टाइम बता सकते हैं। ठीक है, अगर लो स्पेरिसिटी है जैसे ये, बट धीरे धीरे क्या होगा, हाई स्पेरिसिटी की ओर जाएगा, तो इससे हम बता सकते हैं जो एंगुलरिटी एंड स्पेरिसिटी है उससे हम बता सकते हैं टाइम और डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। हाउ ट्रांसपोर्ट अफेक्ट मिनरल कंपोजिशन, क्या ट्रांसपोर्ट मिनरल कंपोजिशन को अफेक्ट कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है। देखते हैं कैसे करता है। अगर जो ट्रांसपोर्ट है वो मिनरल कंपोजिशन को कैसे अफेक्ट करता है। सब्सटेंशियल वेदरिंग एंड लॉन्ग ट्रांसपोर्ट लीड टू gradual destructions of the weaker and less stable minerals including the feldspars and the ferromagnesium।
तो जैसे फेल्डस्पार और फेरोमैग्नीशियम जो मिनरल्स होंगे वो क्या होता है, वेदरिंग हुई, जैसे केमिकल वेदरिंग हुई या फिर वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हुआ तो क्या होगा, उसका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। बिकॉज क्वार्ट्स, अब अगर हम क्वार्ट्स को देखते हैं तो क्वार्ट्स डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्या है, रेसिस्टेंट टू वेदर है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वेरी ड्यूरेबल्स है, तो इट यूजुअली द मिनरल्स दैट सर्वाइव ए लॉन्ग ट्रिप इन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ठीक है, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनका मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो विद द टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस जैसे वो ट्रेवल करते हैं, बट कुछ ऐसे है जिनका नहीं होता, तो डिपेंड करता है वो रेसिस्टेंट टू वेदर कितना, कितने ड्यूरेबल्स है एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट को कितना रेसिस्ट कर सकते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। अब देखेंगे कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेसिया को हम देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेसिया में क्या डिफरेंस है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन दी कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया, तो देखते हैं कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है। ये एक डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, जब हमने देखा था ना बोल्डर साइज, जब ग्रेवल साइज रहेंगे सैंडस्टोन, उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी उसमें कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया बनता था। तो कॉन्ग्लोमेरेट कंसिस्ट लार्जली राउंडेड ग्रेवल साइज पार्टिकल, तो राउंडेड साइज मतलब इस तरीके के राउंडेड साइज पार्टिकल्स होंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो वेरी पुअरली सॉर्टेड, अभी हमने देखा क्योंकि लार्ज पार्टिकल साइज है तो बहुत ही पुअरली सॉर्टेड रहेंगे, तो अगर पुअरली सॉर्टेड रहेंगे तो टाइम और डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं किया होगा, जहां पे वेदर हुआ होगा उसी के सोर्स के आसपास ये रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, because of the opening between the large gravel particles contains sand and mud. Gravels accumulate in a variety of the environment and usually indicate the existence of the steep slopes or very turbulent current. तो किसको इंडिकेट कर रहे होंगे, जो स्टीप स्लोप्स होगा ना, जैसे स्टीप स्लोप से क्या होगा, लार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये आपको कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, जो जैसे रिवर्स एंड करती है अपना जो स्टीप स्लोप को एंड करेगी। तो दीज कोर्स पार्टिकल्स इन कॉन्ग्लोमेरेट में रिफ्लेक्ट द एक्शंस ऑफ एनर्जेटिक माउंटेन्स स्ट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेव एक्टिविटी एंड रैपिड इरोडिंग जो पोस्ट है उनको ये इंडिकेट करते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि राउंडेड साइज पार्टिकल्स होते हैं, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखो आप इसमें अगर देखोगे राउंडेड साइज पार्टिकल होंगे उसमें सैंड साइज और ये सेल्ट साइज जो ग्रेन्स होंगे वो इसमें इसको सीमेंट कर रहे होंगे। नाउ ब्रेसिया, ब्रेसिया क्या होता है, अगर आप ब्रेसिया को देखते हो, इफ द लार्ज पार्टिकल्स आर एंगुलर, इफ द लार्ज पार्टिकल्स आर एंगुलर रेदर देन राउंडेड, अगर एंगुलर्स है तो द रॉक इज कॉल्ड ब्रेसिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेसिया बोलते हैं, बिकॉज लार्ज पार्टिकल्स अपग्रेड and become rounded very rapidly during the transport. The pebbles and the cobbles in Brescia indicate that they did not travel far from their source area before they were deposited. तो आप इसको अगर डायग्राम आप इसको देखोगे ब्रेसिया का, तो ये इस तरीके से मिलेगा, तो इसमें एंगुलर साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे रेदर देन राउंडेड, तो ये हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अभी आपने जो है सेडिमेंट्री रॉक्स को देखा, अब आपने रियलाइज किया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने ओरिजिन्स को देखा, इंपॉर्टेंस को देखा और डेट्राइटल जो सेडिमेंट्री रॉक्स था उसको देखा। बट अब जो सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम केमिकल वेदरिंग, जो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे उनको हम देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे और मोर एनालिटिकल वे से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरे केमिकल जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसके लिए आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल IAS Conclave. Thank you guys.